जय हिंद दोस्तों। आज मैं मितांश देव के साथ बैठा हुआ हूँ। मितांश देव हमारे वोल्टा क्लासेस के जेई फाउंडेशन 11th 12th किया है और इन्होंने जेई मेंस में 96% आई और जेई एडवांस को क्वालिफाई किया। जेई एडवांस जिसका अभी रिजल्ट घोषित हुआ है उसमें मितांश ने बहुत ही अच्छे अंक से जेई एडवांस एग्जाम को क्वालिफाई किया है और जेई मेंस में इन्होंने 96% लाके हमारे वोल्टा का नाम रोशन किया। तो अब हाय मितांश, हाय सर। कैसे हो भाई? सही। ठीक हो? यस। तो अभी हम मितान से ये जानेंगे कि उन्होंने प्रिपरेशन कैसे किया। आखिर उन्होंने प्रिपरेशन में ऐसे क्या कुछ जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स होते हैं वो ऐसे क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए कि आज वो इतने अच्छे और कंफर्टेबली इस पोजीशन पे हैं कि वो अब स्कूलिंग के ठीक बाद से ही, कोचिंग के ठीक बाद से ही अपना कॉलेज भी ले लेंगे और कॉलेज में जाकर के एक ऑप्टिमम एज पर अपना बीटेक कंप्लीट भी कर लेंगे। तो आइए हम उनसे सुनते हैं। तो मितान, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। हम्म, मेरा नाम मितांश देव है और मैं यही नॉर्मली कस्या से ही पढ़ा हूँ। जैसे 11 12 भी कस्या से ही, और नॉर्मल स्कूलिंग जो होती थी वो भी कस्या से ही किया है। हेरिटेज में पढ़ता था मैं। वहाँ तक 8 पढ़ा, उसके बाद से फिर 9th 10th भी नॉर्मल स्कूलिंग से ही किया। फिर उसके बाद से 11 12 के लिए वोल्टा में आया। वोल्टा में फिर जेई की तैयारी किया और फिर अभी यहाँ पे। तो आपने 11th 12th में जेई की हाँ। तैयारी वोल्टा से की और उसके बाद से अभी आपके पास रिजल्ट। यस। तो अभी मैं कुछ जो हमारे एस्पिरेंट हैं, जो वोल्टा के स्टूडेंट्स हैं, प्लस ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, जो अभी जेई मेंस देने चाहते हैं या अभी उसकी तैयारी में, तो मैं आपसे उनके लिए कुछ टिप्स पूछूंगा। तो सबसे पहले जो आजकल सभी टॉपर से पूछा जाता है, सभी रैंकर से पूछा जाता है वो सवाल कि आप कितने घंटे पढ़ते थे? 24 में 26 घंटे पढ़ते थे, 28 घंटे पढ़ते थे? कितने घंटे आपने पढ़ाई की? ऐसे नॉर्मली हम लोग का क्लास चलता था सुबह 8 बजे से 1 2 बजे तक। तो नॉर्मल वो क्लास का उतना चलता था। उसके बाद से फिर सेल्फ स्टडी तो 5 से 6 घंटे करना था। सेल्फ स्टडी पाँच हाँ। से छह घंटे आपने बाकी कोई 24 में 26 घंटे पढ़ाई नहीं की? नहीं नहीं। बस 6 घंटे ही पढ़ाई करके हाँ। आपने जेई मेंस निकाल लिया। कभी कभी ऐसे चेंज डिपेंड करता था, जैसे सिचुएशन पे। अगर कभी ज्यादा काम रहता था तो ज्यादा ही पढ़ लेते थे, नहीं तो नॉर्मली 5 से 6 घंटे, और बाकी कोचिंग का जो कागज रहता। तो जैसे अभी वोल्टा में जो आपको डीपीपीज मिलते हम्म। थे, जो भी आपको होमवर्क मिलते थे, तो वो आप रेगुलर बेसिस पे किया करते थे या फिर आपने हम्म। उसमें भी कुछ आलसपन किया था? नहीं नहीं, वो रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। नहीं किया जाएगा तो फिर कभी कभार ऐसे जैसे कुछ तबीयत खराब हो गया या फिर कुछ हो गया, तब थोड़ा डिले हो जाता। नहीं तो नॉर्मली तो करना ही पड़ता था, क्योंकि सर हैं तो वो लोग स्ट्रिक्ट थे, करना पड़ेगा। होमवर्क के लिए स्ट्रिक्ट ही रहा जाता है, तो इसलिए करना पड़ता था। तो ये प्रिपरेशन के दौरान तुमने हम्म। बताया कि आपने 6 से 8 घंटे पढ़ाई की। तो 2 साल कंसिस्टेंटली इस 6 घंटे को बरकरार रखना क्या बहुत ज्यादा कठिन होता है, या अगर आप एक शेड्यूल बना लो तो वो थोड़ा इजी हो जाता है? मतलब ऐसे टफ तो है, लेकिन शेड्यूल अगर बना लिया जाए तो इजी हो जाता है। जैसे सब्जेक्ट डिवाइड कर लेने से आसान हो जाता है, ज्यादा पढ़ने से। तो एक दिन में कितने सब्जेक्ट तुम मतलब ट्राई करते थे कि एक दिन में तीनों सब्जेक्ट को पढ़ते थे, या फिर हाँ। ऐसे वीकली बना लिया था आपने? नहीं, क्या एक दिन स्ट्रेटेजी में रखी थी? तीनों सब्जेक्ट पढ़ते थे। जैसे किसी किसी सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम देते थे, लेकिन पढ़ते तीनों सब्जेक्ट थे। जैसे मैथ में कभी कभी ज्यादा टाइम देना पड़ता था, क्योंकि उसके क्वेश्चन कम होते थे। जैसे अगर टारगेट किया जाएगा 1 घंटे में, तो कभी कभी 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसे होते थे, तो इसलिए उसके लिए टारगेट बढ़ाना पड़ता था। लेकिन लगभग ऐसे ऐसे टारगेट था कि 2 से 3 घंटे पर सब्जेक्ट करना है। और उसके बाद से जैसे आजकल के बच्चों का क्या है कि वो इजी क्वेश्चंस देख करके लगाना शुरू कर देते हम्म। हैं। आरटी शर्मा लगा लिया, एनसीईआरटी यस। लगा लिया, इजी क्वेश्चंस तो बड़े आसानी से हो जाते थे। हम्म। लेकिन उसके बाद से जब भी वो टफ क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं तो फिर उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। और फिर मान लो कोई क्वेश्चन इरोडोव का, क्रोटोव का, या फिर अच्छे अच्छे टेस्ट सीरीज का अगर लगाए हैं, जैसे वोल्टा के टेस्ट सीरीज का अगर आप क्वेश्चन लगाते हम्म। हो, कोई टफ क्वेश्चन मिल गया, हाँ। तो आप क्या उसको छोड़ देते थे या आपको उसको टैकल कैसे करते थे? नहीं, उस पहले एक बार क्वेश्चन को पहले पढ़ते थे। अगर जैसे लगता क्वेश्चन पढ़, भले ही क्वेश्चन लेंदी हो, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन लेंदी होने के बाद भी आसान होता है। जी। तो वैसे ही क्वेश्चन पहले एक ही बार में नहीं छोड़ते थे, पहले उसको देखते थे, पढ़ते थे। उसके जो सर हम लोग को क्लास पे बताए थे, समीर सर, की पहले क्वेश्चन पढ़ो उसको, फिर उसमें जो जो गिवन है वो लिखो। जब गिवन लिखने के बाद से फिर वो जो जो पूछा है उसका फॉर्मूला देखो क्या क्या है, उसमें कौन से फॉर्मूले में वो यूज होता है, फिर फॉर्मूला देखो। फिर उसके ऐसे कर करके जब एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो एक बार पता चल जाता है कि हाँ, हो जाएगा। भले ही क्वेश्चन लेंदी हो, लेकिन कभी कभार हो जाएगा। हम्म तो अभी आप मुझे अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों की एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बता सके, जो बच्चे अभी 12th में गए हैं या 11th में अभी पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन में है, ड्रॉपर में, जैसे भी, आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए? हम्म।
तो मैं ऐसे केमिस्ट्री पे ज़्यादा टाइम देता था। स्टार्टिंग में 11th में केमिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ता था और फिज़िक्स उसके बाद, और मैथ में बहुत कम पढ़ता था 11th के टाइम में स्टार्टिंग में, क्योंकि मैथ का ऐसे क्वेश्चन कम होता था तो वो ज़्यादा नहीं करता था। केमिस्ट्री ज़्यादा होता था तो उसको मैक्सिमम टाइम देता था और मैक्सिमम रिवाइज़ ही करता था, और केमिस्ट्री में ये करना भी पड़ता है क्योंकि केमिस्ट्री ज़्यादातर याद करने वाला है, रिवाइज़ करना पड़ेगा उसको हर टाइम। तो वो करते थे। और फिर केमिस्ट्री के हम लोग के टीचर थे ब्रिजेश सर। सर हम लोग को बताए थे कि एनसीईआरटी पढ़ते रहना है। वो एक शॉर्ट मतलब डायरी बनवाए थे, उसमें लिखना था डेट के साथ कौन कौन सा पेज किस डेट पे पढ़े हैं, और वीक के एंड में वो किसी भी दिन मतलब ऐसे जनरली वो पूछते थे कि चेक करवाओ, वो साइन करते थे। लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग ऐसे उसको नॉर्मली हल्के में लेते थे क्योंकि 11th में ऐसे नए नए आए थे हम लोग, उतना कुछ पता नहीं था। तो हम लोग उसको ऐसे ही लिख के सर से साइन करवा देते थे, लेकिन पढ़ते नहीं थे। क्लास में सारे बच्चे वही करते थे, मैं भी वही करता था। लेकिन फिर जैसे जैसे मतलब 11th लास्ट तक आते आते फिर पता चल गया कि केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी क्या है। तो फिर उसके बाद से रेगुलरली पढ़ने लगे, और जो पहले से मतलब नहीं पढ़ते थे वो पढ़ने लगे, क्योंकि एनसीईआरटी स्टार्टिंग में नहीं पढ़ते थे। तो फिर लास्ट पे आते आते 11th लास्ट में एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किए। फिर उसके बाद से एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे केमिस्ट्री में, तो वो आसानी से हो जाता था। फिर कुछ क्वेश्चन होते थे जो थोड़ा सोचना पड़ता था, लेकिन वो भी एनसीईआरटी बेस्ड ही होते थे। जैसे इनऑर्गेनिक है, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, ऑर्गेनिक भी एनसीईआरटी बेस्ड है। फिजिकल में भी ऐसे न्यूमेरिकल है, इसलिए उतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी जो थ्योरी आती है वो एनसीईआरटी से ही आती है। और फिर ये हो गया केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में नॉर्मल पीवाईक्यूज ही सॉल्व करते थे, और जो सर क्लास में क्वेश्चन करवाते थे डीपीपी वगैरह देते थे वो सब करते थे। और फिर मैथ के लिए, मैथ तो स्टार्टिंग में ऐसे कम पढ़ते थे क्योंकि नहीं होता था सॉल्व क्वेश्चन तो छोड़ देते थे। लेकिन फिर भी हम लोग के जो मैथ के टीचर थे वो मतलब ऐसे मोटिवेट करते रहते थे कि क्वेश्चन करो, भले ही नहीं हो क्वेश्चन करो, 10 क्वेश्चन करो, भले ही उसमें से 10 में से 2 क्वेश्चन हो, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करो, तभी अप्रोच पता चलेगा तुमको, पता चलेगा गलत क्या किए हो, क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है। इस वजह से फिर धीरे धीरे 11th लास्ट आते आते क्वेश्चन फिर मैथ में भी धीरे धीरे बढ़ाने लगे क्वेश्चंस, और उसको भी सॉल्व करने लगे। और सर जो अलग से क्वेश्चन बताते थे, क्वेश्चन क्लास में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाते थे, वो भी सॉल्व करते थे हम लोग। और पीवाईक्यूज भी इसके लिए भी किए, और जो डीपीपी वगैरह देते थे। यानी कि आपने केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी को अपना हाँ, एनसीईआरटी बहुत। और फिजिक्स और मैथ्स में आपने जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल्स में जैसे आप टेस्ट सीरीज मतलब कैसे अप्रोच करते थे और मार्क्स का कैसे आपने देते थे, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। टेस्ट ऐसे हम लोग के हर एक वीक के बाद टेस्ट होते थे। तो टेस्ट में नॉर्मली जैसे सिलेबस पहले हम लोग को बता दिया जाता था, उस हिसाब से हम लोग टेस्ट के लिए रिवीजन कर लेते थे। जैसे अब कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि टेस्ट जब आने वाला रहता है तो जो नॉर्मली उसके साथ साथ पढ़ाया जाता है वो छोड़ देते हैं और बाकी टेस्ट की तैयारी में लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोग भी ऐसे नहीं करते थे। ऐसे नॉर्मली जो टेस्ट में आ रहा है वो तो ठीक है, वो तो नॉर्मली अलग से टाइम निकाल के 1 घंटे 2 घंटे निकाल के वो करना पड़ेगा। अब ये भी अगर छोड़ दिया जाएगा तो वो भी बैकलॉग लग जाएगा जो अभी पढ़ाया जा रहा है। हम्म, इस वजह से हम लोग ऐसे रिवीजन उसको कर लेते थे, शॉर्ट नोट्स बनाते थे हम लोग। जब ऐसे एग्जाम के टाइम जब पेपर आता था हम लोग का, तो शॉर्ट नोट्स पढ़ के जाते थे, मॉर्निंग में शॉर्ट नोट्स पढ़ लिया, फिर पेपर देने आ गए। और फिर क्वेश्चंस अप्रोच, पहले क्वेश्चन को पहले पेपर सॉल्व करने का स्ट्रेटेजी होता है। पहले केमिस्ट्री सॉल्व करता था मैं, केमिस्ट्री में 20 मिनट 30 मिनट जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए वो कर लेता था। फिर उसके बाद से स्विच होते थे फिजिक्स पे। फिर फिजिक्स में भी ऐसे ही टाइम लिमिट में 45 मिनट्स में जितने क्वेश्चन हो जाए कर लेते थे। फिर उसके बाद केमिस्ट मैथ में जाते थे। फिर मैथ में भी सॉल्व कर, मैथ में ज्यादा टाइम लगता था, मैथ में लगभग 1 घंटा 1 घंटे 15 मिनट लगते थे। तो मतलब पहले आप केमिस्ट्री से शुरू करते हाँ, थे और फिर उसके बाद से जिस फिजिक्स हिसाब से फिर पेपर मैथ्स। आया होता हाँ, था आप टाइम मैनेज करते जाते थे, यस। केमिस्ट्री फिर फिजिक्स फिर मैथ्स। यस। ठीक है, अभी आप जैसे आपने टेस्ट सीरीज लगाया तो उसमें पीवाईक्यूज का आप कितना बड़ा योगदान मानते हो कि जेई मेंस और एडवांस में पीवाईक्यूज कितना हेल्पफुल होते पीवाईक्यूज हेल्पफुल बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि ऐसे नए क्वेश्चन तो नहीं ना बना पाएंगे। नए हैं? क्वेश्चन कितना बनाएंगे, जितना क्वेश्चन बना था इतने साल से क्वेश्चन बन रहा है, बना चुके हैं। हाँ, तो पीवाईक्यू से ही रेलिवेंट क्वेश्चन आता है, मतलब उसी में कुछ न्यूमेरिकल चेंज कर देगा या फिर एक और कॉन्सेप्ट ऐड कर देगा उसमें। तो पीवाईक्यू मेन रोल प्ले करता है। अगर केवल पीवाईक्यू भी करके जाएंगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते बहुत हैं। अच्छा स्कोर। हम्म। तो आपने मेंस में भी इतना अच्छा स्कोर किया, एडवांस में भी इतना अच्छा स्कोर किया, मेंस और एडवांस के बीच एक गैप है, एक ब्रिज है, जिसको आप कैसे फिल करते हो? अब मेंस में जैसे क्या है, मेंस में कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, मतलब उतना ज्यादा नहीं अप्रोच करना पड़ता है, नॉर्मल अप्रोच से भी मेंस हो जाता है। लेकिन एडवांस में ये जो सर हम लोग को बताते हैं
थ्योरी जो बताते हैं, मेन कॉन्सेप्ट एडवांस उतना टफ नहीं है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे उठा के क्वेश्चन पूछता है। और हम लोग हैं जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा छोड़ देते हैं, लगता है कि आसान है तो इसको क्या बार बार पढ़े, नॉर्मल जो टफ कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान लगाने लगते हैं। इस वजह से हम लोग को टफ लगने लगता है। और जो न्यूमेरिकल सॉल्व करवाते हैं सर हम लोग को, उसमें मेंस और एडवांस में ये फर्क है कि मेंस में तो नॉर्मल एक कॉन्सेप्ट दो कॉन्सेप्ट से मिक्स करके पूछेगा, लेकिन एडवांस है ये कहीं से भी पूछ सकता है। तो कभी रे ऑप्टिक्स से पूछेगा तो उसी को एसएसएम से रिलेट कर देगा, तीन चार चैप्टर एक में मिला के पूछ लेता है। तो इस वजह से टफ पड़ जाता है, क्योंकि बच्चों को अप्रोच रहता है कि केवल एक कॉन्सेप्ट दो कॉन्सेप्ट लगा के करें, तो नहीं हो पाता है। इसके बाद आप घर पे ही रह करके आपने पढ़ाई की है सारी, हाँ तो घर कितना ज्यादा हेल्प करता है और घर कितना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है? क्योंकि आजकल ऐसा है कि बच्चे कोटा जाना और ये सब जाना अब छोड़ चुके हैं, अब घर पे ही इतनी सुविधाएं हैं। जो भी कोचिंग, अब जैसे हम भोल्टा हमारे कुशीनगर में है, तो इसलिए हम हर साल रैंकर्स दे रहे हैं। तो आप घर रहकर ही आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो घर रह करके पढ़ाई करना कितना कठिन है और क्या क्या चीजें आसान हो जाती हैं कोटा से, ये कुछ बता दीजिए। जैसे घर पे रह के पढ़ना उतना टफ नहीं है, अगर ऐसे आपके नॉर्मल एरिया में अगर कोचिंग बढ़िया है, टीचर्स अच्छे हैं, तो घर पे रह के पढ़ना उतना टफ नहीं है। ऐसे लोग कहते हैं कि घर पे रहेंगे तो फिर पेरेंट्स हैं, लोग बात करते हैं तो डिस्टर्ब होता है, ऐसा होता है। लेकिन अगर आप वाकई में पढ़ रहे हैं तो पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, वो अलग से आपको रूम दे देंगे, अलग से प्रोवाइड कर देंगे चीजें कि अच्छे से पढ़ो, कोई डिस्टरबेंस नहीं आने देंगे, क्योंकि पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि अब एट द एंड वो जाके सफल ही हो। तो इसलिए पेरेंट्स का सपोर्ट रहता है, अगर घर से पढ़ना चाहे तो उतना डिस्टरबेंस नहीं आता है। और वही बाहर रह के पढ़ेंगे तो खाने पीने का भी दिक्कत वगैरह हाँ, होता है, घर पे रहेंगे तो अच्छा खाना हेल्थ मिलेगा, हाँ ज्यादा है। वही सपोर्ट भी मिलता रहेगा हाँ, वही। तो आपने जेई मेंस एडवांस का बता दिया, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने बोर्ड्स में भी बहुत अच्छा स्कोर किया था, शायद 86%। 86। ये काफी अच्छा स्कोर है अगर आप सिर्फ जेई मेंस और एडवांस पे फोकस कर रहे थे, तो आपने वो बोर्ड्स का जो पोर्शन है वो कैसे अप्रोच किया? वो जैसे मेंस वाले बच्चों के लिए थोड़ा टफ पड़ जाता है, क्योंकि हम लोग का जैसे मेंस रहता है वो जनवरी में पड़ता है, फिर जनवरी के लास्ट से ही फरवरी से हम लोग का बोर्ड स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए हम लोग को प्रिपरेशन करने का टाइम कम मिलता है। हम्म, लेकिन फिर भी ऐसे जो अच्छे से पढ़ रहा है, जेई मेंस की तैयारी कर रहा है, वो कर सकता है, ऐसे 75 लाना है तो वो ला सकता है। नॉर्मली बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, बोर्ड जैसे हम लोग मेंस में मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वैसे ही बोर्ड में बोर्ड का। हम लोग का जैसे सिलेबस खत्म हो गया था दिसंबर तक, तो उसके बाद से फिर हम लोग जो बोर्ड के लिए बुक्स आते हैं वो ले लिए हम लोग। और बोर्ड का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, बोर्ड में ज्यादा नहीं आता, प्रीवियस ईयर को ही रिलेट करके वापस वही रिपीट करके ही पूछते रहता है। तो हम लोग आखिरी का जो एक दो महीने बचा था, जैसे दिसंबर भर वही किया हम लोगों ने। अच्छा। हाँ, बोर्ड का जो पीवाईक्यू होता है वो सॉल्व किया। तो बोर्ड्स और जेई मेंस और एडवांस इन सब का आपने बता दिया, फैमिली से कैसे मैनेज करते हैं वो बता दिया, तो अभी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन 2 साल कोई तो एक ऐसा फेज आया होगा जहाँ पे आप बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो गए होंगे, जहाँ पे आपको लगा होगा कि ये वाला फेज, मतलब मैं ये असल में पूछना चाहता हूँ कि वो बच्चा जो अब तक 11th में कुछ नहीं पढ़ पाया है या फिर कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गया था, या वो बच्चा जो अभी 12th में गया है और उसको पढ़ने की तो लालसा है, लेकिन वो अभी इतना अंडर कॉन्फिडेंट कि पढ़ नहीं पा रहा है, तो क्या आप कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि वो एक एक पैच ऑफ टाइम जहाँ पे आप भूल गए थे या फिर आप भटक गए थे या फिर आपसे थोड़ी बहुत गलतियां हो गई, आपने रिसोर्सेज अपने बदल लिए, या कुछ ऐसा पार्ट जिससे हमारे उन बच्चों को मदद मिल पाए जो अभी थोड़ा सा राह से भटके हुए हैं और उनको अगर रास्ते पे वापस आना है? जैसे 11th के स्टार्टिंग में हम लोग का, जैसे 11th के स्टार्टिंग में फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम्म, तो वो चैप्टर जैसे एक ही बार अचानक से आ गया तो टफ लगा हम लोग को, हम्म, तो उसके क्वेश्चन हम लोग करना छोड़ दिए थे। मतलब 11th के स्टार्टिंग में हम लोग फिजिक्स कम पढ़ते थे, क्योंकि क्वेश्चन नहीं होता था, हम्म, तो हम लोग पढ़ते नहीं थे, उसको छोड़ दिए, क्वेश्चन नहीं हो रहा है। तो उस वजह से फिजिक्स में बैक लगने लगा, हम लोग का बैकलॉग हो गया। हम्म, और फिर मैथ में भी 12th में आने के बाद से बहुत ज्यादा चैप्टर्स थोड़ा टफ बन जाते हैं, जैसे मैट्रिसेस डिटरमिनेंट आता है, हाँ, ये सब में थोड़ा दिक्कत होता है हम लोग को, तो हम लोग करते नहीं थे। लेकिन फिर भी जो हम लोग अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो टीचर्स का सपोर्ट लेना चाहिए। हम लोग फिर मैथ में जैसे हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा था, हम लोग मैथ के सर के पास गए, उनसे मतलब ऐसे बिना कुछ सोचे प्रॉब्लम जो भी है शेयर करना चाहिए, तभी वो बता पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या करना है। तो हम लोग बिना कुछ सोचे ऐसे दो तीन बच्चे हम लोग जाते थे सर से सब कुछ बताते थे कि सर ये किया हम लोग ने, ये नहीं हुआ, ये हुआ। तो फिर उसके बाद ऐसे करके हम लोग सर बताते थे कि ये करना है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या हम लोग गलत कर रहे हैं। तो उस हिसाब से ऐसे ही चेंज करते करते
हम लोग वापस नॉर्मली जो ट्रैक होता है उस पे आ पे जाते हैं। वापस आ जाए, मतलब टीचर्स का हेल्प हाँ, लीजिए, अगर टीचर्स का है, कहीं कमी आ रही है, डिस्ट्रैक्टेड है, या फिर अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट है तो अपने टीचर्स का टीचर्स का, हाँ, टीचर्स के बिना नहीं हो पाएगा ऐसे। अपने पियर्स का, अपने फ्रेंड्स का मदद लीजिए, जरूरत पड़ने पर अपने माँ बाप, भाई बहन, जो भी आपका हाँ, अगर फेवरेट घर पे टीचर है, कुछ हो रहा है तो फिर पेरेंट्स का हेल्प पेरेंट्स लीजिए। को बताइए। यस। चलिए मितांश, अभी तक हमने आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जान लिया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका इस जर्नी में आपको वोल्टा ने किस तरीके से हेल्प किया, और वोल्टा ने आपको किस तरीके से इस मुकाम पे पहुंचने में मदद किया। और वोल्टा ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, जैसे यहाँ के टीचर्स, फैकल्टी, सबने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, क्योंकि टीचर्स अच्छे लाए, उससे हम लोग का अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किया, स्ट्रेटेजी पता चली कैसे करते हैं। यहाँ पे टीचर्स भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे, मतलब ऐसे नॉर्मल रूट टाइप नहीं कि आप क्वेश्चन पूछने जाओ तो बताए नहीं, या फिर बोलते बाद में बताए। तो इसलिए ऐसे क्लास में भी क्वेश्चंस होता था तो भले ही ऐसे आसान ही क्वेश्चन रहे लेकिन नहीं समझ में आया तो भी पूछने पे बताया जाता है। तो ऐसे फैकल्टी सपोर्ट भी मिला, फिर डाउट के लिए भी ऐसा नहीं है कि टीचर्स चले गए तो फिर वापस डाउट नहीं पूछ सकते हो, कांटेक्ट नंबर रहेगा, आप उससे पूछ सकते हो अगर रात में भी डाउट आए। या फिर समीर सर थे, वो यहीं रहते हैं, तो नॉर्मल जब भी ऐसे सर से बोल दो कि डाउट है, वो बता देंगे कब लेना है, कब खाली रहेंगे, वो डाउट पूछ लो। तो ऐसे डाउट का भी सपोर्ट अच्छे से रहा। फिर उसके बाद से टेस्ट भी हम लोग का रेगुलरली होते रहता था, और अगर टेस्ट में जैसे हम लोग कई चेंजेस करवाए भी सर से तो वो भी हो जाता था। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ बोले तो कोई सुनता नहीं था, हम लोग बोलते थे तो सर भी सपोर्ट करते थे अगर सही रहता था तो। तो मतलब आपको यहाँ से टीचर्स की काफी एक्सेसिबिलिटी थी, आप हाँ। डाउट अच्छे से पूछ सकते थे, आपने टेस्ट सीरीज का काफी यहाँ से मदद उठाया है। थैंक यू। आप ऐसे ही हम कामना करते हैं कि आप हमको ऐसे ही प्राउड फील कराते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, और कॉलेज में जाइए, अच्छे अच्छे काम करिए, हमारा नाम रोशन करिए। थैंक यू So सर। this was from our side. We are aiming to bring more toppers from our institutes. मैं और भी रैंकर्स के साथ इंटरव्यू करके आप लोगों की मदद करूंगा। This will be the video. Thank you.